हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आज हम तीसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का। इससे पहले हम 2021 और 2014 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। उन एग्जाम्स के PYQ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी AMFI और ऑप्शन डी IRDA। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी IRDA। वो रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को इन इंडिया। IRDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप कॉल्ड whereby the leader assumes all power and loves to dictate the followers as all the decisions are centralized? Option A democratic leadership, option B paternalistic leadership, option C free reign leadership, option D autocratic leadership। किस तरह की लीडरशिप में लीडर के पास सारी पावर होती है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, सेंट्रलाइज्ड होते हैं सारे डिसीजन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट अ कंपनी ओनली पेज डिविडेंड व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग, व्हाट कैन बी सच डिविडेंड डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज? ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन बी लिबरल डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन सी रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन डी एक्टिव डिविडेंड डिसीजन। जब कंपनी डिविडेंड पे करती है ये देख के कि कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन। इसमें जब कंपनी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो वो प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट कर दे अपनी अर्निंग को, तो वो डिविडेंड पे कर देते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है? कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट रिटेन करती है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, और लिबरल डिविडेंड पॉलिसी में अपनी अर्निंग का मेजर पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और रिटेन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। और एक्टिव डिविडेंड डिसीजन में वो रेगुलरली पे करती है डिविडेंड, इवन इफ उनका प्रॉफिट भी कम हो, नेट प्रॉफिट भी कम हो, तो भी वो पे करती है। Next question, as per accounting concept a business is treated as separate from its owner personal affairs। ये क्वेश्चन आपको आता होगा। ऑप्शन ए बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी डुअल कॉस्ट, ऑप्शन डी परपेचुअल सक्सेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलते हैं ना कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन? ऑप्शन ए हाई एफिशिएंसी, ऑप्शन बी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्शन सी अनड्यूली हाई प्राइस पेड फॉर एसेट्स, ऑप्शन डी व्हेन फेयर रिटर्न इज नॉट रियलाइज्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रीजन क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन का? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अंडर कैपिटलाइजेशन किससे पता चलता है? लो प्रोप्राइटरी रेशियो से, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और हाई कैपिटल रेशियो से। कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है एज कंपेयर टू बिजनेस ऑपरेशंस। जो साइज है बिजनेस ऑपरेशंस का, उससे उसके कंपैरिजन में कैपिटल एम्प्लॉयड कम होता है। तो ऐसे कंपनी क्या करती है? बोरो करती है फंड बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, उन पर डिपेंड होती है, क्रेडिटर्स पर डिपेंड होती है। हाई एफिशिएंसी इज one of the reason for undercapitalization. Next question, in a short run, in order to survive the cutthroat competition, which among the following can be adopted as a last resort for survival? Option A marginal cost is less than equals to sales, option B total cost equals to sales, option C marginal cost greater than sales, option D
टोटल कॉस्ट लेस देन सेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जब बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है तो शॉर्ट पीरियड में कंपनी के पास लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि वो एटलीस्ट इतना सेल कर दे जो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। इसका मतलब क्या है, चाहे कंपनी फिक्स कॉस्ट अर्न कर पाए नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट तो रिसीव कर रही है। अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनके पास एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिसीव हो रही है, ठीक है, और इट कैन हेल्प द कंपनी टू सर्वाइव ड्यूरिंग टफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following error cannot be detected through trial balance? Option A, posting wrong amount. Option B, treating an expense as an asset. Option C, posting an amount on the wrong side. Option D, wrong totaling. कब डिटेक्ट नहीं कर पाते एरर को थ्रू ट्रायल बैलेंस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट। इसके क्या होंगे, टू साइड इफेक्ट होंगे। टू साइड इफेक्ट में हम चेक नहीं कर पाते, बाकी सब में आप देखोगे वन साइड इफेक्ट है, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज यूजुअली suitable for mining companies under normal circumstances? Option A, annuity method. Option B, insurance policy method. Option C, return down value method. Option D, depletion method. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड एक अकाउंटिंग टेक्निक है यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ओवर द पीरियड दे आर एक्सट्रैक्टेड। टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स से। वो कंपनीज जो यूजली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ वर्क करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती है उनको, जैसे ऑयल हो गया, कोल्स हो गया, गैसेस हो गए, फॉरेस्ट में टिम्बर हो गया, हाँ, मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, उन सब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कैटेगराइज एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न? इनमें से कौन सा एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन ए, ट्रीटिंग एन इनकम एज लाइबिलिटी। ऑप्शन बी, ट्रीटिंग अ लाइबिलिटी एज इनकम। ऑप्शन सी, ट्रीटिंग एन एसेट एज एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी, ओमिटिंग द एंटायर अमाउंट टू द रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन। कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओमिटिंग द एंट्री। एंट्री पूरी ओमिट हो गई आफ्टर ट्रांजैक्शन। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन से होते हैं? जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वो वायलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग? ऑप्शन ए, सेल्स रिटर्न बुक। ऑप्शन बी, सेल्स बुक। ऑप्शन सी, जर्नल बुक। ऑप्शन डी, कैश बुक। इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये तो मेन प्राइमरी बुक है। सबसे पहले जर्नल होता है, सब्सिडरी बुक होती हैं जो स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ये सारी, ठीक है, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म एज? ये तो आपको आता होगा। ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन सी, ब्रेक इवन। ऑप्शन डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो प्रॉफिट और नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी इन टिपिकल फाइनेंशियल टर्म इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए, कैश फ्लो एनालिसिस। ऑप्शन बी,
नेट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन सी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी करंट रेशियो, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड मेथड ऑफ मटेरियल इशू would help to ensure that the cost of production determined is approximately the current prevailing price level। इन्फ्लेशन के पीरियड में मेथड ऑफ मटेरियल इशू कौन सा है जो हेल्प करता है टू एंश्योर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इज अप्रॉक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। ऑप्शन ए FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ऑप्शन सी बेस स्टॉक मेथड, ऑप्शन डी LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी LIFO। देखो, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसका परचेज प्राइस जो प्रिवेलिंग प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उस बेसिस पे होगा, और उसी बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको ऐड कर देंगे। अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है तो प्राइस बढ़ा हुआ आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ के आएगा, तो करंट मार्केट के बेसिस पे ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियन ई रिटेल जाइंट फ्लिपकार्ट? किसने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को? ऑप्शन ए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऑप्शन बी स्टारबक्स, ऑप्शन सी वॉलमार्ट, ऑप्शन डी मार्क्स एंड स्पेंसर। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। अमेजॉन भी खरीदना चाहता था पर बिडिंग वॉलमार्ट जीत गया था। 77% जो है कंट्रोल फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट के पास आ गया, कुछ $16 बिलियन में। ये हुआ था 2018 में। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द करंट डिमांड फॉर मैन पावर एंड मेकिंग श्योर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट काइंड ऑफ मैन पावर एट द राइट टाइम एंड ब्रिजिंग द गैप ऑफ करंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इज टिपिकली द फंक्शन ऑफ। इनमें से किसका फंक्शन होता है? जो डिमांड है मैन पावर की उसको अवेलेबल करना एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक राइट टाइम पे, और राइट काइंड ऑफ मैन पावर, और इट ब्रिज द गैप बिटवीन करंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड को एक ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू। कैसे क्रिएट होता है सीक्रेट रिजर्व? ऑप्शन ए अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ऑप्शन बी अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट लायबिलिटी, ऑप्शन सी ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ऑप्शन डी अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। किससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सीक्रेट रिजर्व किस लिए क्रिएट किया जाता है? कॉम्पिटिटिव रीजंस के लिए, टू हाइड फ्रॉम अदर बिजनेसेस, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है उनसे, वो चीज़ हाइड की जाती है। और इसके काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि डेप्रीशिएशन जो होता है वो हायर रेट पे लगा देते हैं, और बुक से एसेट ही हटा देते हैं, और रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर इमरजेंसी, और ओवर वैल्यू कर देते हैं लायबिलिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट अ फाइनेंस फंक्शन? इसमें से कौन सा फाइनेंस फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन बी फाइनेंस डिसीजन, ऑप्शन सी डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
ये तो आपको आता होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो इसका क्या आंसर हुआ? ऑप्शन सी, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन में कैपिटल को इस तरह एलोकेट किया जाता है ताकि रिस्क कम हो। सपोज सारा पैसा एक ही एसेट में लगा है तो उसमें से निकाल के इस तरह डाइवर्ट किया जाएगा, इस तरह अलग अलग रिसोर्सेज में, अलग अलग एसेट्स में लगाया जाएगा ताकि रिस्क कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लेस देन the amount of capital employed, such situation is called as। जब real valuation of asset वो कम है as compared to the amount of capital invested। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या बताता है कि अर्निंग आर नॉट सफिशिएंट, जितना पैसा लगाया था, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसके कंपैरिजन में अर्निंग अच्छी नहीं है। तो जब रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो है वो कम आ रही है और हमने पैसा ज़्यादा लगाया हुआ है तो उस केस में क्या होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन ए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन बी, break even analysis। option C, cost volume profit analysis। option D, variance analysis for material। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ब्रेक इवन और एक्चुअल सेल्स में जो डिफरेंस होता है। ब्रेक इवन क्या होता है? नो प्रॉफिट और नो लॉस, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इक्वल हैं। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कि कैसे कॉस्ट और वॉल्यूम में चेंज आने से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट में चेंज आ रहा है, नेट इनकम में चेंज आ रहा है। मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस में क्या आ जाता है कि जो डिफरेंस आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उसमें जो डिफरेंस आता है वो हमें इसमें पता चल जाता है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल से रिलेट नहीं करता, ये तीनों रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और काफ़ी सारे PYQs आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।